हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो आज हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल हम कर रहे हैं अपनी क्लास 8th की मल्हार बुक का नवा अध्याय। पूरी बुक में हमारे 10 अध्याय दिए हैं और देखिए करते करते हम 9th चैप्टर में आ गए। तो 9th चैप्टर में हमारे सामने एक छोटी सी कविता रखी थी। कविता क्या थी? आदमी का अनुपात, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में आदमी बहुत ही ज़रा उसकी स्थिति बहुत ही छोटी सी है, एक डॉट से भी कहीं छोटी है। तो अब इस स्थिति में भी मनुष्य के अंदर अहंकार, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो कवि ने बोला है कि भाई हम इन सब के चलते अपने आसपास बहुत सारी दीवारें खड़ी कर लेते हैं। तो अपनी ही स्थिति देखिए और इस अहंकार को त्यागिए। यही पूरी बात इस कविता में बताने का प्रयास किया गया था। अब इसी कविता पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हमारी बुक में दिए गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस का सोल्यूशन आज हम करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो देखिए क्या है, कक्षा 8वीं की हिंदी की बुक है मल्हार और हमारे जो चैप्टर का नेम है 9th वाले, उसका क्या है, आदमी का अनुपात। इसके हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि पता है कि आपको ये सारी एक्सरसाइज 2 पार्ट में डिवाइडेड रहती हैं, पार्ट से और पार्ट से आगे। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, पार्ट से। तो इसमें पहली जो गतिविधि आ रही है वो है मेरी समझ से, यानी कि इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि इसमें आंसर एक नहीं कई हो सकते हैं। क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए और कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। स्टार बनाना है और एक से अधिक आंसर्स हो सकते हैं। जैसे दिया है, कविता के अनुसार ब्रह्मांड में मानव का स्थान कैसा है। देखते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है, ब्रह्मांड की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म है, सूर्य चंद्र आदि सभी नक्षत्रों से बड़ा है, समस्त प्रकृति पर शासन करने वाला है। तो अगर कविता के अनुसार हम जाएं तो मनुष्य क्या स्थान है, ब्रह्मांड की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि हम एक डॉट से भी कहीं छोटे हैं। कविता में मुख्य रूप से किन 2 वस्तुओं के अनुपात को दिखाया गया है। जाहिर सी बात है, मानव और ब्रह्मांड, इन 2 अनुपातों को, सबसे छोटी इकाई मानव और सबसे बड़ा जो अनंत है वो क्या है, ब्रह्मांड। तो सही क्या है, मानव और ब्रह्मांड के अनुपात को दिखाया है। नेक्स्ट है, कविता के अनुसार मानव किन भावों और कार्यों में लिप्त रहता है। देखिए क्या है, त्याग, ज्ञान और प्रेम में, सेवा और परोपकार में, ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ, घृणा में, उदारता, धर्म और न्याय में। तो सही इसका क्या है, वो है ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ और घृणा में। नेक्स्ट आते हैं, कविता के अनुसार मानव का सबसे बड़ा दोष क्या है। वह अपनी सीमाओं और दुर्बलताओं को नहीं समझता, वह दूसरों पर शासन स्थापित करना चाहता है, वह प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता, वह अपने छोटेपन को भूल अहंकारी हो जाता है। तो सही क्या है, ये है, वह अपने छोटेपन को भूल के अहंकारी हो जाता है, और दूसरा, वह अपनी सीमाओं और दुर्बलताओं को नहीं समझता, यानी कि हमारी क्या सीमा है और हमारी क्या कमजोरी है, हम इस चीज़ को देखना और समझना चाहते ही नहीं हैं। नेक्स्ट है, अब आपके पास खा क्वेश्चन आया, यानी कि अब ये क्वेश्चन आपने क्यों चुने हैं, ये रीज़न आपको देने पड़ेंगे। हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों, अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं। ठीक है, तो हमने क्यों चुने हैं ये देखिए। हमने अपने दोस्तों के साथ चर्चा की और पाया कि हमने जो उत्तर चुने हैं वे इन कारणों से सही हैं। पहला जो हमने दिया था क्या था, ब्रह्मांड में मानव का स्थान अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए सही है क्योंकि कविता में बताया गया है कि मानव का आकार कमरे, घर, मोहल्ले, शहर, देश, पृथ्वी, ब्रह्मांड की विशालता की तुलना में बहुत छोटा है, क्योंकि मानव क्या है, वो सबसे छोटी इकाई में आ रहा है। नेक्स्ट है, कविता में मानव और ब्रह्मांड के अनुपात को दिखाया गया, इसलिए सही है क्योंकि कविता का मुख्य विषय यह है कि मानव कितना छोटा है। यही चीज़ बताने की कोशिश की कि मतलब अगर इस पूरे ब्रह्मांड में हम देखें तो हम तो बहुत छोटे से हैं, फिर भी वह नकारात्मक भावनाओं में डूबा रहता है, यानी कि निगेटिव चीज़ों में। यह बात पूरी कविता में पृथ्वी, नक्षत्रों और ब्रह्मांड के शब्द संदर्भ से समझाई गई है, यानी कि इस चीज़ समझाई ना कि हर एक चीज़ बताई गई है कि इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा, इस तरीके से बताया गया। थर्ड वन था, मानव ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ, घृणा में लिप्त रहता है, इसलिए सही है क्योंकि कविता के तीसरे प्रसंग में कवि कहते हैं कि मानव अपने छोटे आकार के बावजूद इन नकारात्मक भावनाओं को अपने भीतर समेटे रहता है, यानी कि जो नेगेटिव चीज़ है उसे अपने अंदर रखता है कि नहीं।
और दूसरों पर हावी होने की कोशिश करता है। क्या करता है? दूसरों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता है, ये बताने की कोशिश करता है कि नहीं हम इसके मालिक हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट है, मानव का सबसे बड़ा दोष अपनी सीमाओं को ना समझना और अहंकारी होना है। इसीलिए सही है क्योंकि कविता में दिखाया गया है कि मानव ब्रह्मांड की विशालता में अपनी छोटी स्थिति को भूलकर अहंकार करता है और दीवारें खड़ी करता है और दूसरों पर शासन करता है। यानी कि वो अपनी स्थिति को भूल जाता है और अपने अहंकारवश क्या करता है, अपने आसपास जो है वो दिखावे का, अहंकार का, ईर्ष्या का, द्वेष का, ये सारी दीवारें खड़ी कर लेता है। नेक्स्ट है, कविता में हमें मिलजुल कर रहने की सीख देती है। इसलिए सही है क्योंकि कवि का उद्देश्य यह दिखाना है कि जब हम इतने विशाल ब्रह्मांड में छोटे हैं तो हमें झगड़ों और नफरतों के बजाय प्रेम और विश्वास के साथ रहना चाहिए। यह संदेश कविता की शिक्षा से स्पष्ट है। यानी कि जब हम पूरे ब्रह्मांड में हैं ही इतने छोटे तो हम इतना अहंकार क्यों करें, है कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है, हमारी नई गतिविधि है पंक्तियों पर चर्चा। अब जैसे कविता में तो बहुत सारी पंक्तियां दी गई हैं तो इन्हीं पर हमें डिस्कशन करना है। क्या है, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए, अपने समूह में इनके अर्थ पर चर्चा कीजिए और लिखिए। ठीक है, पहली पंक्ति है, अनगिनत नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही। ठीक है, ये पंक्ति दी गई थी। चलिए अब इसके अर्थ पर हम चर्चा कर लेते हैं। यह पंक्ति कविता के दूसरे प्रसंग में है जिसमें कवि ब्रह्मांड की विशालता के सामने पृथ्वी को छोटी स्थिति को दर्शाता है। ब्रह्मांड में पृथ्वी ही बहुत छोटी सी है। अनगिनत नक्षत्रों से तात्पर्य अनगिनत तारे और ग्रह, जिनमें हमारी पृथ्वी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। करोड़ों में एक ही, यह बताता है कि पृथ्वी ब्रह्मांड में बहुत मामूली और अद्वितीय है। यह पंक्ति हमें हमारी छोटी स्थिति को समझाती है। यह सोचने पर मजबूर करती है कि इतने विशाल ब्रह्मांड में हमारी आपसी लड़ाइयाँ कितनी बेमानी हैं। तो ये चीज़ तो उन्होंने बताया, लेकिन जिस तरीके से बताया ना, पूरे ब्रह्मांड में एक, करोड़ों में एक ही। करोड़ों में एक ही का मतलब, क्योंकि हम अभी तक यही जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है, इसके अलावा हमने कहीं पर अभी जीवन को खोजा नहीं है ना। तो अभी तो हम यही समझते हैं। तो करोड़ों में एक वही है जिसमें जीवन है, और उसमें भी हम सबसे छोटे होकर अंदर क्या करते हैं, हम अहंकार रखते हैं। ठीक है ना, तो ये सही नहीं है, ये चीज़ बताना है। नेक्स्ट पंक्ति है, संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता, अपने को दूजे का स्वामी बताता। यानी कि हम क्या करते हैं, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष में अपने आसपास बहुत सारी दीवारें खड़ी कर लेते हैं और इस अहंकारवश हम दूसरे पर अपना स्वामित्व दिखाते हैं कि हम उसके मालिक हैं। यह पंक्ति तीसरे प्रसंग में है जिसमें कवि मानव के अहंकार और विभाजनकारी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। संख्यातीत शंख सी दीवारें का अर्थ है कि इंसान अपने चारों ओर अनगिनत और मजबूत दीवारें खड़ी करता है जो उसे दूसरों से अलग करती हैं। यह दीवारें सामाजिक, सांस्कृतिक या वैचारिक हो सकती हैं। ठीक है, विचार की भी हो सकती हैं, समाज में हो सकती हैं, हमारी संस्कृतियों की हो सकती हैं, कई तरह की हो सकती हैं। अपने को दूजे का स्वामी बताता है, ये पता चलता है कि इंसान दूसरों पर हावी होने और खुद को श्रेष्ठ समझने की कोशिश करता है। वो दूसरों पे नहीं, हम तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो क्या करता है, दूसरे को दबाता है और अपने आप को आगे करता है। नेक्स्ट आते हैं, देशों की कौन कहे, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। अब देशों की हम बात क्या करें, यानी कि अलग अलग देश की हम क्या कहें, अगर एक ही कमरे में दो लोग हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी दुनिया अलग अलग हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये मेरा है, वो तुम्हारा है, ये स्पेस मेरा है, ये तुम्हारा, इस तरीके से हम कहते हैं ना, वो चीज़। यह पंक्ति भी तीसरे प्रसंग से है और मानव की अलगाव की प्रवृत्ति को और गहराई से दर्शाती है। कवि कहते हैं कि इंसान न केवल देशों के बीच दीवारें खड़ी करता है, बल्कि एक छोटे से कमरे में भी दो अलग अलग दुनियाएं बना लेता है। इसका मतलब है कि लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में मतभेद पैदा कर लेते हैं और एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। मतलब बहुत छोटी बात, जो मुझे लगता है कि हम लोगों को बहस भी नहीं करनी चाहिए, उस पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी, मिलकर करें मिलान। क्या है, नीचे दो स्तंभ दिए गए हैं, अपने समूह में चर्चा करके स्तंभ 1 की पंक्तियों का मिलान स्तंभ 2 में दिए गए सही अर्थ से कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं, इनके अर्थ यहाँ दिए गए हैं, हमें इनको मिलाना है। पहला है संख्यातीत शंख सी दीवारें। अब अगर हम यहाँ पर देखें, आप देखते हैं, आप
अनोखे सीमित स्थान में नहीं, मनुष्य द्वारा खींची गई कृत्रिम सीमाएं। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा, मनुष्य द्वारा खींची गई कृत्रिम सीमाएं। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी एक छोटी करोड़ों में एक। अब यहां पर क्या दिया गया है, पृथ्वी की अल्पता और अनोखेपन की ओर संकेत है, नंबर 5 है सही। फिर आते हैं ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ, घृणा। यहां पर क्या दिया गया है, या मनुष्य की नकारात्मक भावनाएं, यानी कि जो निगेटिव चीजें होती है हमारे अंदर, वो सारी चीजें। दो व्यक्ति कमरे में कमरे से छोटे। अब यहां पर क्या दिया गया है, सीमित स्थान में भी अलगाव की प्रवृत्ति, यानी कि जगह छोटी है लेकिन तब भी हम अलग अलग रहते हैं, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर दे दिया इन्होंने आदमी के संकुचित होने का प्रतीक, यानी कि बहुत ही छोटे में। ओके ठीक है, वैसे यहाँ अच्छा यहाँ पर ये आएगा, एक कमरे में दो दुनिया रचाते हैं। परिधि नभ गंगा की, तो इसका सही क्या है, ब्रह्मांड की विशालता का प्रतीक है। और नेक्स्ट जो हमने आपको ये बताया था, सीमित स्थान में भी अलगाव की प्रवृत्ति, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अनुपात क्या है। इस कविता में मानव और ब्रह्मांड के उदाहरण द्वारा व्यक्ति की अल्पता, अल्पत्व और सृष्टि की विशालता के अनुपात को दिखाया गया है। अपने साथियों के साथ मिलकर विचार कीजिए कि मानव को ब्रह्मांड जैसा विस्तार पाने के लिए इनमें से किन किन गुणों के या मूल्यों की आवश्यकता होगी। आपने ये गुण क्यों चुने, यह भी साझा करिए। मतलब आप क्यों ये चीज़ चुन रहे हो, ये रीज़न भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो आपको दी गई हैं मानव के अंदर, ये आपको दिखा रही हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप ये सारी चीज़ें। चलिए, ये आपको क्या बताया गया, देखिए यहाँ पर जो किन किन गुणों या मूल्यों की आवश्यकता है, ये चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की गई है, जो गुण उनके अंदर हैं। क्योंकि देखिए, स्वार्थ, मतभेद, अहंकार, विरोध, सत्ता, ईर्ष्या, ये क्या है, ये निगेटिव चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आपको बताना है कि आपने चुने क्यों हैं। मानव को ब्रह्मांड जैसा विस्तार पाने के लिए चित्र में दिए गए गुणों में से ये गुण मूल्य जरूरी हैं। तो जिसमें हमने टिक मार्क किए हैं वो सारे ही हम यहाँ पर लिखेंगे। सहअस्तित्व, ताकि सभी जीवों और प्रकृति के साथ मिलजुल कर रह सके। नेक्स्ट है विचार विस्तार, सोच और दृष्टिकोण की सीमाओं से परे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है सौहार्द, आपसी प्रेम और दोस्ती बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है विविधता, अलग अलग विचारों, संस्कृतियों और लोगों को स्वीकार करने के लिए। नेक्स्ट है विशालता, मन और हृदय को बड़ा बनाने के लिए। संतुलन, जीवन में सही तालमेल बनाए रखने के लिए, यानी कि बैलेंस बनाए रखने के लिए। समावेशिता, हर व्यक्ति को साथ लेकर चलना, चाहे जैसा व्यक्ति हो, हम क्या करें, हम साथ लेकर चलें। स्वतंत्रता, सोचने और कार्य करने की आज़ादी के लिए। नेक्स्ट है सहनशीलता, मतभेद और कठिनाइयों को धैर्य से सहने के लिए। शांति, बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीने के लिए, यानी कि हम बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें। ठीक है, अब हमने ये क्यों चुने, क्या रीज़न था कि हमने इन सारी चीज़ों को चुना। क्योंकि कविता का संदेश है कि हम ब्रह्मांड में बहुत छोटे हैं, फिर भी आपसी झगड़े और अहंकार में समय बर्बाद करते हैं। अगर हम इन गुणों को अपनाएं तो हम अपने भीतर की सीमाओं को पार कर सकते हैं और ब्रह्मांड जैसी विशाल सोच और जीवन शैली पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगली एक्टिविटी है सोच विचार के लिए। कविता को पुनः पढ़िए और पता लगाइए, लिखिए। यानी कविता तो हमने पढ़ ली है, अब हमको किन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन है पहला, कविता के अनुसार मानव किन कारणों से स्वयं को सीमाओं में बांधता चला जाता है। जो सीमाएं, हम रिस्ट्रिक्शंस में क्यों अपने आप को बांधते चले जाते हैं, ये चीज़ दी गई है। देखिए क्या है, कविता के अनुसार मानव खुद को सीमाओं में बांधता चला जाता है क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ, घृणा और अविश्वास जैसे नकारात्मक भाव भरे रहते हैं। यानी कि जो गलत चीज़ें हैं, अब हम दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, हमें उसकी चीज़ों से जलन हो रही है ना, वो सारी चीज़ें, हम किसी भी रीजन से उस व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर अहंकार है, नहीं हम ही सर्वोपरि हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, हम उससे फिर खुल के बात नहीं कर पाएंगे, तो हमारे बीच खड़ी हो गई ना दीवार। इन भावों के कारण वह अपने चारों ओर संख्यातीत संकसी दीवारें खड़ी करता है, मतलब अनगिनत मजबूत दीवारें जो उसे दूसरों से अलग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यदि आपको इस कविता की एक पंक्ति को दीवार पर लिखना हो,
यानी कि अगर आप दीवार पर लिखें जो आपको प्रतिदिन प्रेरित करे, तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों? ठीक है, यानी कि जो हमको डेली प्रेयर करें, हम जब बहुत परेशान हो जाएं, टूट जाएं, तो हमें वो इंकरेज करे। और क्यों लिखेंगे ये भी मैं चुनूंगा, यह है अनुपात आदमी का विराट से। ठीक है, ये पंक्ति हम चुनेंगे। अब रीजन बताइए कि क्यों चुना है। देखिए, यह पंक्ति मुझे हर दिन याद दिलाएगी कि मैं ब्रह्मांड की विशालता में कितना छोटा हूं, इसीलिए मुझे अहंकार, ईर्ष्या या नफरत नहीं रखनी चाहिए। यह मुझे विनम्र बनाएगी। अब अगला प्रश्न तीसरा क्या है? कवि ने मानव की सीमाओं और कमियों की ओर ध्यान दिलाया है, लेकिन कहीं भी क्रोध नहीं दिखाया, यानी कि गुस्सा नहीं है। कमी दिखा रहा है लेकिन गुस्सा नहीं है। आपको इस कविता का भाव कैसा लगा? व्यंग, करुणा, चिंता या कुछ और क्यों? तो आपको ये बताना है कि व्यंग है, करुणा है, चिंता है, क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मुझे इस कविता का भाव चिंता लगा, क्योंकि कवि कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा से चिंतित है। कवि मानव की छोटी स्थिति को ब्रह्मांड से तुलना करके दिखाते हैं और उसकी नकारात्मक आदतों पर ध्यान दिलाते हैं, लेकिन क्रोध की बजाय चिंता जताते हैं कि इतने विशाल ब्रह्मांड में हम क्यों लड़ते हैं। यह चिंता मानवता के बेहतर भविष्य के लिए। किसके लिए? अब ये चिंता हम क्यों दिखा रहे हैं? ताकि मानवता आगे बढ़े। अगर हमारे अंदर इसी तरीके से ईर्ष्या और द्वेष भरा रहेगा तो मानवता कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगी। हम एक दूसरे से को मारते रहेंगे, काटते रहेंगे, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। चौथा प्रश्न है, यानी कि घा, आपके अनुसार दीवार उठाना केवल ईंट पत्थर से जुड़ा काम है या कुछ और भी हो सकता है? अपने विचारानुसार समझाइए। तो यहाँ पर क्या है, दीवार उठाना खाली ईंट पत्थर से नहीं होती। कुछ दीवारें इनविजुअल होती हैं, लेकिन तब भी हम लोगों के बीच में होती हैं। मेरे अनुसार दीवार उठाना केवल ईंट पत्थर से जुड़ा काम नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक और सामाजिक स्तर पे भी हो सकता है। जैसे लोग ईर्ष्या या अहंकार से दोस्तों या परिवार के बीच मतभेद पैदा कर दीवारें खड़ी कर लेते हैं जो रिश्तों को तोड़ती हैं। ये क्या करते हैं? मतभेद करते हैं, तो एक दूसरे के बीच क्या होता है, दीवारें खड़ी हो जाती हैं। और ये दीवारें दिखती नहीं हैं, लेकिन होती कहीं ना कहीं ये ईंट पत्थर की दीवारों से भी मजबूत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ मानवता के विकास में सहयोग, समर्पण और सहिष्णुता जैसी सकारात्मक प्रवृत्तियां ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ और घृणा जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से कहीं अधिक प्रभावी हैं। उदाहरण देकर बताइए कि सहिष्णुता या सहयोग के कारण समाज में कैसे परिवर्तन आए। अब आपको बताना है कि इन सब के कारण समाज में परिवर्तन कैसे आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, सकारात्मक प्रवृत्तियां जहां प्रभावी हैं क्योंकि वे लोगों को जोड़ती और प्रगति लाती हैं, जबकि नकारात्मक वाली क्या करती हैं, वो बांटती हैं। हम एक दूसरे से अलग होते चले जाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर सहयोग में परिवर्तन होता है। पहले कैसे? भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने अहिंसा और सहयोग की नीति अपनाई। लाखों लोग एकजुट होकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़े, जिससे 1947 में आज़ादी मिली। बिना सहयोग के यह संभव नहीं था और इससे समाज में एकता बढ़ी। अब अगर मान लीजिए सभी लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर लड़ाई लड़ते तो आज भी कहीं ना कहीं हम अंग्रेजों के गुलाम होते हैं, कि नहीं। फिर है सहिष्णुता में परिवर्तन। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सत्ता में आने पर बदला लेने के बजाय सहिष्णुता दिखाई। अब उस जब उनके हाथ में सत्ता आ गई थी तो चाहते तो जो लोग रंग भेद कर रहे थे उनके साथ बहुत ज्यादा ब्रूटली बिहेव कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। ठीक, ये उदाहरण दिखाते हैं कि सहयोग और सहिष्णुता से समाज मजबूत और खुशहाल बनता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं अनुमान और कल्पना से। क्या दिया गया है? मान लीजिए कि आप एक दिन के लिए पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप मानव की कौन कौन सी आदतों को बदलना चाहेंगे और क्यों? अब आप जाहिर सी बात है जो इसकी नकारात्मक भाव है हम उन्हीं सबको बदलना चाहेंगे, है कि नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, लोगों में भेद पैदा करते हैं। मैं बदलूंगा, ईर्ष्या और घृणा को हटाकर सभी में प्रेम और समझ डालूंगा, क्योंकि इससे युद्ध और झगड़े खत्म होंगे। ठीक, नेक्स्ट है अहंकार को कम करके विनम्रता बढ़ाऊंगा ताकि लोग ब्रह्मांड की विशालता समझे और खुद को बड़ा ना समझे।
नेक्स्ट है स्वार्थ को समर्पण में बदलूंगा क्योंकि इससे पर्यावरण की रक्षा होगी और गरीबी कम होगी। ठीक है, तो साथ साथ हमने सारी चीजें बता दी। अब ये क्यों करना चाहूंगा, ये बदलाव मानव को कविता की तरह छोटी दीवारों से बाहर निकालेंगे। जो हमने आसपास अपनी स्वार्थ की, अहंकार की जो दीवारें बना रखी हैं, हम इनसे कहीं बाहर आएंगे और ब्रह्मांड में शांति लाएंगे ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़ें। अब आ जाते हैं खा पे। क्या दिया है, यदि आप अंतरिक्ष यात्री बन जाएं और ब्रह्मांड के किसी दूसरे भाग में जाएं तो आप किस स्थान यानी कि कमरा, घर, नगर आदि को सबसे अधिक याद करेंगे और क्यों? जाहिर सी बात है हम अपने घर को याद करेंगे क्योंकि घर हमारा कंफर्ट जोन होता है। हम अपनी आराम से, अपनी जहाँ पर हमारे सभी परिवार के लोग हैं उनके साथ हम प्रेम से रहते हैं। तो हम कहीं पे भी, अगर हम कह रहे हैं ब्रह्मांड में क्या, हम अगर एक शहर से दूसरे शहर भी जाते हैं तो कुछ दिन रहने के बाद अपने घर की याद आने ही लगती है ना। मैं अपने घर को सबसे ज़्यादा याद करूँगा। क्यों? घर वह जगह है जहाँ परिवार के साथ प्यार और सुरक्षा मिलती है। अंतरिक्ष की अकेली यात्रा में घर की याद मुझे भावनात्मक ताकत देगी, जैसे बचपन की यादें या माँ का बनाया खाना। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें याद आएंगी। गा प्रश्न है, मान लीजिए कि एक बच्चा या बच्ची कविता में उल्लिखित सभी सीमाओं को पार कर सकता है या सकती है। मतलब हम चले जाए ब्रह्मांड, वह कहाँ तक जाएगा या जाएगी और क्या देखेगा या देखेगा। एक कल्पनात्मक यात्रा वृत्तांत लिखिए। ठीक है, यानी कि अगर हम ब्रह्मांड में भी चले जाएं जहां पर अभी तक कोई नहीं गया, अगर उसके ऊपर चले जाएं तो। एक छोटी सी बच्ची नाम रिया कविता की सीमाओं को पार करती है। वह पहले कमरे से बाहर निकलती है, घर छोड़कर मोहल्ले में जाती है, फिर शहर, प्रदेश, देश पार करती है। पृथ्वी से उड़कर अनगिनत नक्षत्रों में घूमती है, आकाश गंगा की परिधि को छूती है, लाखों ब्रह्मांडों में जाती है जहां अनगिनत पृथ्वियां, भूमियां और सृष्टियां हैं। वह देखती है चमकते तारे, रंग बिरंगे ग्रह, अजीब जीव और अनंत शांति। क्योंकि भाई वहाँ पे तो साउंड तो होता नहीं है, बिल्कुल शांति होती है। यात्रा में वह समझती है कि ईर्ष्या की दीवारें कितनी बेकार हैं। लौटकर वह सबको बताती है कि हमें मिलकर रहना चाहिए। यानी कि हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं इस पूरी सृष्टि में उसकी तो कहीं जगह ही नहीं है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है घा। इस कविता को पढ़ने के बाद आप स्वयं को ब्रह्मांड के अनुपात में कैसा महसूस करते हैं? एक अनुच्छेद में लिखिए, मैं ब्रह्मांड में एक डैश हूँ। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है ये आपको एक अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ में लिखना है। क्या दिया है, मैं ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण हूँ। कविता पढ़कर मुझे लगता है मेरा जीवन कमरे की तरह छोटा है। किसकी तरह? एक बहुत जैसे छोटा कमरा होता है ना, उसकी तरह हम बहुत से छोटे से हैं, जो घर, शहर, देश और पृथ्वी से जुड़ा है, लेकिन ब्रह्मांड की करोड़ों पृथ्वियों और अनगिनत तारों में नगण्य है। अब इतने सारे तारे हैं, इसमें हमारे क्या ना के बराबर ही हैं। फिर भी यह छोटापन मुझे प्रेरित करता है कि मैं अपनी नकारात्मक आदतों को छोड़कर दूसरे से जुड़ूं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि किसी दूसरे संसार से आपके पास संदेश आया है, दूसरे संसार से। ठीक है, जैसे एक पृथ्वी ये है तो कहीं और दूसरे सौरमंडल में कोई और पृथ्वी होगी, वहां से आया है कि उसे पृथ्वी के किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। आप किसे भेजना चाहोगे और क्यों? ठीक है, आप किसी को अगर भेजना चाहोगे तो किसको? देखिए, मैं महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को भेजना चाहूंगा। क्यों? वे सहिष्णुता, सहयोग और अहिंसा के प्रतीक हैं, जो कविता की नकारात्मक भावनाओं के विपरीत हैं। इससे ब्रह्मांड में मानवता का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि मानवता हम दूसरों को भी सिखा सकेंगे अगर हम दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं, कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ जैसी प्रवृत्तियों की चर्चा की गई है। कल्पना कीजिए कि एक दिन के लिए ये भाव सभी व्यक्तियों में समाप्त हो जाए, तो उससे समाज में क्या क्या परिवर्तन होगा। यानी कि सभी बहुत ही मिलजुल कर हंसी पूर्वक खुशी से रहने लगेंगे, है कि नहीं। अगर एक दिन के लिए ये भाव खत्म हो जाए तो लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, गरीबी और भूख कम होगी, क्योंकि स्वार्थ नहीं रहेगा। जब स्वार्थ नहीं रहेगा तो भाई जिसके पास ज़्यादा धन है वो दूसरों की हेल्प करने के लिए आ जाएगा। युद्ध और झगड़े रुक जाएंगे क्योंकि ईर्ष्या और घृणा गायब हो जाएगी। समाज में एकता बढ़ेगी, जैसे सभी मिलकर पर्यावरण बचाएंगे और नई खोजें करेंगे। यदि आपको इस कविता का एक पोस्टर बनाना हो,
ठीक है, पोस्टर के लिए, जिसमें इसके मूल भाव यानी कि विराटता और लघुता, विराट क्या है ब्रह्मांड, लघुता क्या है मनुष्य, तथा मनुष्य का भ्रम दर्शाया जाए तो आप क्या चित्र, प्रतीक या शब्द उपयोग करेंगे, संक्षेप में बताइए। तो आपको किस तरीके का चित्र बनाना है, उसमें आप क्या लिखोगे, कैसे प्रतीक दोगे। तो देखिए हम चित्र कैसे बनाएंगे। पोस्टर के बीच में एक छोटा इंसान खड़ा करेंगे, चारों ओर विशाल ब्रह्मांड के साथ तारे, ग्रह और आकाश गंगा, इंसान के चारों ओर टूटी हुई दीवारें दिखाएंगे। तो कुछ इस तरह का हम पोस्टर बनाएंगे पिक्चर में। अब आते हैं, अगर हम प्रतीक के तौर पे रखेंगे, एक छोटा सा कमरा जो ब्रह्मांड में तैर रहा है, ब्रह्मांड में उसको तैरता दिखाएंगे, लघुता के लिए, और टूटते शंख यानी दीवारों के लिए दिखाएंगे। अब क्या शब्द इस्तेमाल, क्योंकि भाई हम पोस्टर्स में लिखते हैं ना, लाइंस लिखते हैं, कुछ स्लोगन्स लिखते हैं। ऊपर लिखा होगा यह है अनुपात आदमी का विराट से, और नीचे दिखा होगा दीवारें गिराओ एकजुट हो जाओ। ठीक है, यह पोस्टर मूल भाव को सरलता से दर्शाएगा। चलिए अब क्या दे रहे हैं, शब्द से जुड़े शब्द, जैसे यहाँ सृष्टि से जुड़ा पृथ्वी है, तो अब इसमें क्या हो सकते हैं, नक्षत्र हैं, आकाश गंगा है, बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं। देखिए क्या है, ब्रह्मांड हो गया, आकाश गंगा हो गया, नक्षत्र है, ग्रह है, तारे और प्रकृति। तो ये सभी किससे, सृष्टि से जुड़े, सृष्टि में ये सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं, हमारा क्या है, सृजन। क्या दिया है, कविता में कमरे से लेकर ब्रह्मांड तक का विस्तार दिखाया गया है। इस क्रम को अपनी तरह से एक रेखा चित्र, सीढ़ी या मानसिक चित्रण यानी कि माइंड मैप द्वारा प्रदर्शित कीजिए। प्रत्येक स्तर पर कुछ विशेषताएं लिखिए, जैसे पास पड़ोस की एक विशेष बात, नगर का कोई स्थान, देश की विविधता आदि। उसके नीचे एक पंक्ति में इस प्रश्न का उत्तर लिखिए, मैं इस चित्र को में कहाँ हूँ और क्यों। तो माइंड मैप तो आप लोग जानते हो बनाना, तो उसी का एक छोटा सा वर्जन हमने यहाँ पर दिया। जैसे हमने क्रम रखेंगे, सबसे पहले हम देंगे क्या, अब आप यहाँ से दे सकते हो, जैसे यहाँ लिखा कमरा, फिर घर, मोहल्ला, नगर, प्रदेश, देश, पृथ्वी, ब्रह्मांड। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक माइंड मैप बनाएंगे। अब माइंड मैप में आपको हर एक स्टेप में, जैसे कि आपने कमरा लिखा, तो अब आपको क्या बताना है कि पास पड़ोस का एक विशेष बात आपको बतानी है। मान ली कि उस घर का हर स्तर पे उस चीज की विशेषता हमें बताती है। जैसे घर की विशेषता आप बताओगे, जैसे दे कमरा है तो कमरे में क्या, रहने की छोटी सी जगह जहां कुछ लोग साथ होते हैं, तो ये कमरे की, जैसे आपने पहला माइंड मैप यहाँ पर कमरा बनाया, तो उसके नीचे या उसके बगल में आप उसकी विशेषता लिखोगे। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है घर, परिवार के साथ रहने का स्थान है। मोहल्ला पड़ोसी, आपसी सहयोग और छोटी सामाजिक इकाई है। फिर आते हैं नगर, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। प्रदेश, एक बड़ा इलाका अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा के साथ होता है, ये उसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट आते हैं, देश की क्या है विशेषता, विविधता से भरा है, अनेक राज्यों और संस्कृतियों वाला होता है। पृथ्वी की विशेषता है, सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों का घर है। ब्रह्मांड, अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाओं का विशाल स्तर है। यहाँ पर इतना है कि हमें गिन भी नहीं सकते। अब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, इसमें मैं कहाँ हूँ, है ना, मैं इस चित्र में पृथ्वी पर हूँ क्योंकि यह मेरा घर है और यहाँ सभी जीव एक साथ रहते हैं। तो उस एक क्वेश्चन का उत्तर यानी कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी क्या स्थिति है, ये हमने बता दिया। अब खा प्रश्न है, अगर इसी कविता की तरह कोई कहानी लिखनी हो जिसका नाम हो ब्रह्मांड से मानव, तो उसको आरंभ कैसे करेंगे, कुछ वाक्य लिखिए। ठीक है, अगर आप लिखेंगे तो आप किस तरीके से लिखेंगे ये। ठीक है, चलिए देखिए, कहानी लिखनी है हमको, कविता की तरह ही कहानी लिखनी है। कविता की कविता नहीं लिखनी है हमें, कहानी, तो हमें सिर्फ स्टार्टिंग लिखना है, हमें पूरा लिख के नहीं जाना। तो कहानी है, ब्रह्मांड में मानव। एक छोटे से गांव में एक छोटे से कमरे में बैठा था रवि। वह खिड़की से बाहर तारों भरे आकाश को देखता और सोचता, मैं इस विशाल ब्रह्मांड में कितना छोटा हूं। एक रात एक चमकता हुआ उल्लिका पिंड उसके सामने आ गिरा। उसमें से एक रहस्यमयी रोशनी निकली और रवि को अपने साथ ब्रह्मांड की सैर पर ले गई। उसने देखा कि उसका कमरा, गांव, यह पृथ्वी अनगिनत ग्रहों और तारों में बस एक बिंदु है। ठीक है, तो ये हमें कहानी की स्टार्टिंग लिखनी थी, तो हमने कुछ इस तरीके से इसको आरंभ करेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, तीसरा प्रश्न गा है, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। अगर आपसे कहा जाए कि आप एक ऐसी दुनिया बनाइए जिसमें कोई दीवार ना हो, तो वह कैसी होगी, उसका वर्णन करना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कैसे होगा। एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई दीवार ना हो, ऐसी दुनिया में कोई भेदभाव नहीं होगा, लोग धर्म, जाति या अमीरी गरीबी के आधार पर अलग नहीं होंगे, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं तो हम अलग होंगे ही नहीं। हर कमरे, घर और गांव के लोग एक दूसरे के साथ खुलकर बात करेंगे जैसे एक बड़ा परिवार। ठीक है ना, तो हम एक ऐसी ही दुनिया जिसमें कोई दीवार नहीं हो, जिसमें सभी एक दूसरे से खुलकर अपनत्व के साथ बात करें, हम वो करेंगे। नेक्स्ट है, एक चित्र श्रृंखला बनाइए जिसमें ये क्रम दिखे। अब कैसे चित्र श्रृंखला, यानी कि आदमी, कमरा, घर, पड़ोसी, नगर, देश, पृथ्वी, ब्रह्मांड, आप ये सब दिखाओगे। प्रत्येक चित्र में आकार का अनुपात दिखाया जाए जिससे यह स्पष्ट हो कि आदमी कितना छोटा है। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। सबसे पहले क्या है, आदमी है, कमरा है, घर है, मोहल्ला है, शहर है और ये ब्रह्मांड है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आदमी, कमरा, घर, पड़ोसी क्षेत्र, नगर, देश, पृथ्वी, ब्रह्मांड, ये सब हम चित्र में दिखा देंगे। अब इनका अनुपात दिखाएंगे। देखिए क्या है, आदमी, एक व्यक्ति खड़ा हो, आकार एक इकाई है, यानी कि सिर्फ एक, आप ऐसे दिखाओगे सिर्फ एक आदमी खड़ा है। अब कमरे से उसका अनुपात हम देंगे, व्यक्ति कमरे में बैठा हो, कमरा 10 गुना बड़ा होगा। अब जैसे मान लीजिए हम इस कमरे में, तो हमसे तो 10 गुना बड़ा ये कमरा होगा, तो हमने क्या बता दिया, 10 गुना बड़ा है। घर, कमरा, अब घर कैसा होगा, कमरा घर का हिस्सा है, घर 100 गुना बड़ा है। अब अगर कमरे से हम घर को देखेंगे तो क्या होगा, कमरे से घर 100 गुना बड़ा हो जाएगा। फिर है घर पड़ोस में, और पड़ोस 1000 गुना बड़ा होगा। अब घर कहाँ है, पड़ोस में है। अब पड़ोस को हम देखेंगे तो वो घर से भी 1000 गुना बड़ा होगा। इसी तरीके से हर चीज का क्षेत्र बढ़ता जाएगा। जैसे पड़ोस क्षेत्र का हिस्सा क्षेत्र 10,000 गुना बड़ा होगा। क्षेत्र नगर में, और नगर जो होगा वो क्या होगा, 1,00,000 गुना बड़ा होगा, है ना। देखिए क्या, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, तो लाख गुना बड़ा हो गया। अब अगर आ जाएंगे नगर देश में, और देश क्या होगा, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 लाख गुना बड़ा हो जाएगा। फिर आएगा देश पृथ्वी पर, और पृथ्वी 1 अरब गुनी बड़ी हो जाएगी। फिर आते हैं पृथ्वी ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड अनंत होगा। तो इस तरीके से हर किसी का एक आप अनुपात बताएंगे। चलिए अब आ जाते हैं कविता की रचना। क्या है, दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे। इन पंक्तियों में चिन्ह पर ध्यान दीजिए। चिन्ह मतलब चिन्ह क्या लगा है इसमें, आप एक तो यहाँ पर योजक देख रहे हो, है ना, दूसरा वहां पर एक संबोधन, वो चिन्ह देख रहे हो। क्या आपने इस चिन्ह को पहले कहीं देखा है? इस चिन्ह को निर्देशक चिन्ह कहते हैं। यह एक प्रकार का विराम चिन्ह है जो किसी बात को आगे बढ़ाने या स्पष्ट करने के लिए उपयोग होता है। यह किसी विषय की अतिरिक्त जानकारी जैसे व्याख्या, उदाहरण या उद्धरण देने के उपयोग होता है, यानी निर्देश देता है कि इसके आगे ये क्या चीज है, ये हमें पढ़नी है। इस कविता में इस चिन्ह का प्रयोग एक ठहराव, सोच का संकेत और आगे आने वाले महत्वपूर्ण विचार की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया है। यह संकेत देता है कि अब कुछ ऐसा कहा जाने वाला है जो पाठक को सोचने पर विवश करेगा, यानी कि अब हम जो कहा जा रहा है वो हम क्या होंगे, हम सोचेंगे। इस कविता में ऐसी अनेक विशेषताएं छिपी हैं, जैसे अधिकतर पंक्तियों का अंतिम शब्द में बहुत छोटी छोटी पंक्तियां हैं। आपने देखा ना, अब ज्यादा नहीं, 2-2, 3-3 शब्दों की पंक्तियां हैं। अब इस पर प्रश्न है का, अपने समूह के साथ मिलकर कविता की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके सामने साझा कीजिए। तो चलिए सूची बना लेते हैं विशेषताओं की। पहली क्या है, प्रतीकात्मक भाषा है। दीवारें, शंख जैसे शब्द प्रतीक के रूप में मानव के अलगाव और अहंकार को दर्शाती है। तो ये प्रतीकात्मक भाषा, ये कोई प्रतीक रखा गया है, दीवारें हैं, शंख हैं, ये जो बताई जा रही हैं। फिर आते हैं सार्वभौमिकता संदेश। ठीक है, सार्वभौमिक संदेश है। कविता मानवता को एकता और विनम्रता की सीख देती है जो सभी के लिए प्रासंगिक है, यानी कि सभी मिलजुल कर रही है, ये चीजें सारी चीजें हैं उन पर जो है ये संदेश दे रही है। फिर है भावनात्मक प्रभाव। कविता में चिंता और प्रेरणा का मिश्रण है जो पाठक को अपनी स्थिति पर विचार करने को मजबूर
करता है। ठीक है, चलिए अब खा क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ क्या दिया गया है, नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं झलकती हैं। विशेषताओं का सही पंक्ति से मिलान करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सरल वाक्य के शब्दों का विशेष क्रम में लगाया गया है, यानी कि इनको सरल से शब्द हैं और इनको विशेष क्रम में लगाया गया, तो इसका पहले का हमारा क्या होगा, चौथा। कमरा है घर में, ठीक है, तो देखिए क्या है, एकदम सरल, कमरा भी एकदम सरल शब्द है वो। फिर है मुहावरे का प्रयोग किया गया है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया संख्यातीत शंकसी दीवारें उठाती, तो संख्यातीत शंक आपकी दीवार क्या हो जाएंगी, ये मुहावरा हो जाएगा। छोटे से बड़े की ओर विस्तार देने के लिए शब्दों को दोहराया गया है। अब जैसे कमरा है घर में, घर में ये है, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में, तो अब यहाँ देखिए घर शब्द रिपीट हो रहा है, मोहल्ला शब्द रिपीट हो रहा है कि नहीं। फिर आते हैं प्रश्न शैली है, तो प्रश्न शैली आप यहाँ पर कहाँ देख रहे हैं, देखिए ध्यान से। देश की कौन कहे एक कमरे में दो दुनिया रचाता है, तो कौन कहे, कौन प्रश्नवाचक हो गया है ना। चौथे का आपका क्या आ रहा है, तीसरा। अब आ रहा है पांचवें, अतिशयोक्ति से भरा कथन है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। यह है अनुपात आदमी का विराट से, बढ़ा चढ़ाकर बात को बोला गया। नेक्स्ट है मानव के अहंकार पर तीखा व्यंग किया गया है, अपने को दूजे का स्वामी बताता। तो हम अगर दूसरे के ऊपर अपना स्वामित्व दिखाते हैं तो ये क्या बता रहा है, ये हमारा अहंकार बताता है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं कविता का सौंदर्य। यहाँ क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने समूह में मिलकर खोजिए। इन प्रश्नों से आप कविता का आनंद और अच्छी तरह से ले सकेंगे। देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, कविता में अलग अलग प्रकार से ब्रह्मांड की विशालता को व्यक्त किया गया है, उनकी पहचान कीजिए। चलिए देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले कविता में ब्रह्मांड की विशालता को निम्नलिखित तरीकों से व्यक्त किया गया है। पहला है संख्याओं का प्रतीकात्मक उपयोग किया गया है, अनगिनत नक्षत्रों में, करोड़ों में एक ही और लाखों ब्रह्मांडों में जैसे शब्द अनगिनत तारों और ब्रह्मांडों की विशालता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, प्रतीक, संख्याओं को प्रतीक के रूप में। अब संख्याओं के लिए उन्होंने क्या दिया, जैसे यहाँ पर नक्षत्र दे दिए, करोड़ों में एक दे दिया, लाखों में ब्रह्मांड, तो ये गिनती में भी आ जाता है। नेक्स्ट है अनुपात की तुलना, तो ये पूरी कविता हमारे अनुपात की तुलना पर ही व्यक्त हो रहा है कि नहीं। यह है अनुपात आदमी का विराट से। पंक्ति में मानव की छोटी स्थिति को ब्रह्मांड की विशालता से तुलना करके इसकी महत्ता को दर्शाया गया कि मतलब मनुष्य इतना छोटा है और ब्रह्मांड अनंत है, तो इन दोनों के बीच क्या किया गया है, इसे कंपेयर किया गया है। खा क्वेश्चन है, संख्यातीत संकसी दीवारें उठाता, अपने को दूजे का स्वामी बताता, एक कमरे में दो दुनिया रचाता। तो ये पंक्तियां तो हैं। अब प्रश्न क्या है, कविता में ये सारी क्रियाएं मनुष्य के लिए आई हैं, आप अपने अनुसार कविता में नई क्रियाओं का प्रयोग करके कविता की रचना कीजिए। तो अब हमें क्या करना है, हमें नई क्रियाएं जोड़नी है और कविता को फिर से हमें बनाना है। देखिए क्या दिया हमने नई क्रियाएं इस्तेमाल करके कविता को। दो व्यक्ति कमरे में कमरे से छोटे, मन में बंधन बुनते हैं, खुद को अलग ठहराते हैं। तो क्रियाएं हो गई ना, बुनते हैं, ठहराते हैं। अनगिनत सपनों में दिल एक छोटा, करोड़ों में एक ही, फिर भी वह बंटवारा करता, अपने को सबसे बड़ा गढ़ता है। देशों की कौन कहे एक कमरे में दो दिलों को तोड़ता है, अपनी राहें अलग करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ नई क्रियाओं को जोड़कर क्या किया, हमने नई कविता लिख ली। अब अगली गतिविधि है आपके शब्द। क्या है, सबको समेटे है परिधि नव गंगा की। आपने आकाश गंगा शब्द सुना और पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन कविता में नभ गंगा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। आकाश की जगह हमने क्या कर लिया, नभ लगा दिया, पर्यायवाची लगा दिया। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। आप भी अपने समूह में मिलकर इस प्रकार दो शब्दों से मिलकर नए शब्द बनाइए। अब हमें क्या करना है, अब हम मिलकर जो मिलकर बनते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो तारा मंडल, तो ये तारा और मंडल से मिलकर बना है। क्या होगा, तारों का समूह जो आकाश में चमकता है। सूर्योदय, सूर्य और उदय से मिलकर बना है, सूरज के उगने की प्रक्रिया। नदी तट, नदी और तट से मिलकर बना है, नदी का किनारा। चंद्र प्रकाश, चंद्र और प्रकाश से मिलकर बना है, चांद की रोशनी।
जीवन स्रोत, जीवन और स्रोत से मिलकर बना है। जीवन का आधार जैसे पानी या प्रकृति। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके प्रश्न। क्या है? हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां, कितनी ही भूमियां, कितनी ही सृष्टियां? क्या आपके मस्तिष्क में कभी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं? अवश्य आते होंगे। अपने समूह के साथ मिलकर अपने मन में आने वाले प्रश्नों की सूची बनाइए। अपने शिक्षक, इंटरनेट और पुस्तकालय की सहायता से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? उन प्रश्नों की सूची बनानी है। ठीक, चलिए क्या है आने वाले प्रश्न? क्या ब्रह्मांड में मैं और भी पृथ्वी जैसे ग्रह हैं? अब आपको बताना है कि क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हैं? क्या हर ब्रह्मांड में जीवन संभव है? तारों की संख्या कितनी हो सकती है? क्या हम कभी दूसरे ब्रह्मांड में जा पाएंगे? आकाश गंगा के बाहर का जीवन कैसा होगा? तो ऐसे ना जाने कितने प्रश्न हम लोग के मन में उठते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप यही प्रश्न, आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं आप उन्हें यहाँ लिखना। ठीक, अब क्या है? उत्तर ढूंढने का प्रयास। अब इन प्रश्नों के अगर हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करें तो अपने शिक्षक से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना पर चर्चा करें। पुस्तकालय में कॉस्मॉस यानी कि कार्ल सागन जैसी किताबें पढ़ें। कॉस्मॉस जो है ना किताब, बहुत फेमस है अंतरिक्ष से रिलेटेड। इंटरनेट पर नासा और इसरो की वेबसाइट पर तारों, ग्रहों और आकाश गंगा की जानकारी खोजें। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं विशेषण विशेष्य। पृथ्वी एक छोटी, तो अब पृथ्वी की विशेषता क्या है? वो छोटी है। पृथ्वी विशेष्य है और छोटी शब्द क्या है? उसकी विशेषता। ठीक, यहां छोटी शब्द पृथ्वी की विशेषता बतला रहा है, अर्थात छोटी विशेषण है। पृथ्वी के एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात पृथ्वी विशेष्य शब्द है। ठीक है, अब आप नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों को पहचान कर लिखना है। ठीक है, चलिए पहचान लेते हैं। अब जैसे यहां दिया है 2 व्यक्ति कमरे में, तो 2 जो है वो विशेषण है किसका? व्यक्ति। अब क्या लिखा है? अनगिन नक्षत्रों में, तो अब यहाँ पर नक्षत्र क्या हो जाएंगे? इनकी विशेषता बताई जा रही कि अनगिन है, अनकाउंटेबल है। तो अब हम क्या करेंगे? नक्षत्र हमारे हो जाएंगे विशेष और अनगिन हो जाएंगे विशेषण। ठीक, इसी तरीके से लाखों ब्रह्मांडों, तो ब्रह्मांड किस में आ जाएगा आपका? उसकी विशेषता बताई जाती है, ब्रह्मांड विशेष हुआ, और लाखों क्या हो जाएगा? वो विशेषण हो जाएगा। फिर अपना एक ब्रह्मांड, तो यहाँ पर ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड की विशेषता क्या है? या तो वो एक है और दूसरा अपना है, तो एक और अपना हमारा विशेषण है। ठीक है, अपना और एक विशेषण हुआ और जबकि ब्रह्मांड विशेष हो गया। फिर आते हैं संख्यातीत शंखसी। अब यहाँ पर शंख क्या है? यहाँ पर शंख है दीवारों का प्रतीक, और कितनी है? असंख्यातीत है, जिनको हम गिन नहीं सकते। तो संख्यातीत आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, और शंख विशेष्य। फिर आते हैं एक कमरे में, तो कमरे की विशेषता क्या है? ये एक है, तो कमरा विशेष और एक विशेषण। 2 दुनिया रचाता है, तो यहाँ पर दुनिया जो हो जाएगा वो क्या है? आपका विशेष, और 2 दुनिया उसकी विशेषता। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन, पार्ट से आगे। क्या दिया गया है? आपकी बात। कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां अनुपात बिगड़ गया हो, जैसे काम का बोझ अधिक और समय कम। अब आपको स्थिति बतानी, जैसे एक स्थिति पढ़ाई का दबाव और नींद का समय। स्कूल में परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन नींद के लिए समय बहुत कम मिलता है। उदाहरण के लिए एक छात्र को 10 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन उसके पास केवल 2 घंटे हैं, जिसमें तनाव बढ़ता है और नींद पूरी नहीं होती। यह अनुपात बिगड़ने से स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों प्रभावित होते हैं, है कि नहीं? अब इसीलिए कहते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप एक साथ 4-10 चैप्टर पढ़ने से अच्छा है कि हर दिन 2-2 चैप्टर पढ़ो। नेक्स्ट आते हैं खाक प्रश्न। आप अपने परिवार, विद्यालय या मोहल्ले की विराटता यानी कि विशाल दृष्टिकोण कैसे ला सकते हैं? कुछ उपाय सोच कर लिखिए। अब इसमें आपको हिंट भी दे दिया गया, संकेत दिया गया है। किसी को अनदेखा ना करना, सबकी सहायता करना आदि। तो देखिए इसमें क्या है? विराटता लाने के उपाय। पहला है सबको शामिल करना, परिवार में सभी की राय सुनना, जैसे बच्चों और बुजुर्गों की बातों को महत्व देना। अक्सर क्या होता है, हम जब कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं तो बच्चों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। बड़ों से तो फिर भी पूछ लेते हैं, बुजुर्गों से, लेकिन बच्चों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनका भी हमें मत लेना चाहिए।
सहायता करना। मोहल्ले में किसी जरूरतमंद को खाना या कपड़े देना, जैसे गरीब बच्चों को किताबें देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, जाति धर्म से ऊपर उठना। विद्यालय में सभी ही दोस्तों के साथ बराबरी से व्यवहार करना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग से आते हों, मगर उन्हें हम समान व्यवहार करें। सामूहिक गतिविधियां, यानी कि ग्रुप में हम सारी एक्टिविटीज करें। मोहल्ले में पेड़ लगाने या सफाई अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित करना, जिसमें सभी भाग लें। सकारात्मक सोच, दूसरों की गलतियों को माफ करना और छोटी बातों पर ना लड़ना, ताकि एकता बनी रहे। ठीक, चलिए अब तीसरा यानी कि गा प्रश्न है, करोड़ों में एक ही पृथ्वी, इस पंक्ति को पढ़कर आपके मन में क्या भाव आता है? आप इस अनोखी पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करेंगे? अब आपको है कि क्या क्या करना है, चलिए देखते हैं। भाव है, यह पंक्ति पढ़कर मन में आश्चर्य और जिम्मेदारी का भाव आता है। पृथ्वी ब्रह्मांड में अनोखी और छोटी है, जिस पर जीवन है। ठीक है, यह हमें इसकी कीमत समझाता है और इसे बचाने की प्रेरणा देता है। पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उपाय, भाई जाहिर सी बात है, ये पृथ्वी अनोखी है, अपने आप में एक है, हमारे रहने का स्थान है, तो अब उसको बचाना भी पड़ेगा। तो बचाने का उपाय क्या है? पेड़ लगाना। अपने घर और स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाऊंगा ताकि हवा साफ रहे। प्लास्टिक कम करना, प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े के थैले इस्तेमाल करूंगा। ठीक, नेक्स्ट है पानी बचाना, नहाते समय कम पानी इस्तेमाल करूंगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। जागरूकता फैलाना, दोस्तों और परिवार को पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करूंगा, जैसे बिजली बचाने के लिए। कचरा प्रबंधन, कचरे की रिसाइकिल करना और गीले सूखे को कचरे को अलग रखना सिखाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। अब घा प्रश्न है, कविता में हमें अपने को दूजे का स्वामी बताने के प्रति सचेत करती है, यानी कि हम दूसरे के ऊपर आधिपत्य दिखाते हैं, इसके लिए सचेत करती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने किन गुणों को प्रबल करेंगे ताकि आप में ऐसा भाव नहीं आए, हमें दूसरे के ऊपर स्वामित्व जताने वाला भाव ना आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, मैं निम्नलिखित गुणों को प्रबल करूंगा। जाहिर सी बात है, हमारे अंदर के गुण जब प्रबल होंगे तो ये बुराइयां अपने आप अलग हो जाती हैं। विनम्रता, दूसरों की अच्छाइयों को स्वीकार करूंगा और खुद को उनसे बेहतर समझूंगा। सहानुभूति, दूसरों के दुख दर्द को समझकर उनकी मदद करूंगा, जैसे किसी दोस्त को पढ़ाई में सहायता देना। सहयोग, समूह कार्यों में सबके साथ मिलकर काम करूंगा, जैसे स्कूल के प्रोजेक्ट। तो ये सभी क्या ना, ये गुण बाहर आएंगे तो हम एक दूसरे से जो अलगाव वाला चीज रहती है वो नहीं होने पाएगी। हर व्यक्ति की राय और पृष्ठभूमि का सम्मान करूंगा, चाहे वह मेरे से अलग रहे। ठीक है। आत्म जागरूकता, अपनी गलतियों को स्वीकार करूंगा और सुधारने की कोशिश करूंगा ताकि अहंकार ना आए, यानी कि हमारे अंदर जो अहंकार होना चाहिए वो ना आए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अपने जीवन में ऐसी 3 दीवारों के विषय में सोचिए जो आपने स्वयं खड़ी की हैं, जैसे डर, संकोच आदि। फिर एक योजना बनाइए कि आप उन्हें कैसे तोड़ेंगे। क्या समाज में भी ऐसी दीवारें होती हैं? उन्हें गिराने में हम कैसे सहायता कर सकते हैं? ठीक है। तो अब कई क्वेश्चन के जवाब देने, उन सबको हम एक साथ देंगे। जैसे मेरे जीवन की 3 दीवारें। पहला है डर, असफल होने का डर, जैसे नई चीजें आजमाने से डरना, नया खेल या भाषण देना। तो ये एक अपने अंदर जो एक हम लोग को फियर रहता है ना, उस फियर से हमें हटाना होगा। फिर है संकोच, नए लोगों से बात करने में झिझक, जैसे स्कूल में नए दोस्त बनाना, ये भी एक होता है। ठीक है। फिर आते हैं आलस, ये हम सभी के अंदर होता है, हम लोग के भी, ऐसा नहीं आप ही लोग के अंदर, हम लोग के अंदर भी होता है। पढ़ाई या काम को टालने की आदत, जिससे समय बर्बाद होता है। कभी लगता है अरे सारा काम किनारे करो, आराम करो, तो वो चीज़ों से भी हमें लड़ना पड़ता है। अब उन्हें तोड़ने की योजना कैसे बनाएंगे? जैसे डर को छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर शुरू करूंगा, जैसे हफ्ते में एक बार नई चीज़ आजमाना, जैसे डांस क्लास ज्वाइन करना। असफलता को सीखने का हिस्सा बनूंगा। संकोच, रोज एक नए व्यक्ति से छोटी बात करूंगा, जैसे क्लास में किसी को हाय करना। ग्रुप गतिविधियों में हिस्सा लूंगा। तो अपने अंदर की ये चीज़ें एकदम से नहीं जाती, इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा से स्टेप्स लेने पड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर है आलस्य,
समय सारणी बनाकर पढ़ाई और काम को छोटे हिस्से में बांटूंगा। हर काम पूरा करने पर खुद को छोटा इनाम दूंगा, जैसे पसंदीदा गाना सुनना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम करेंगे जिससे हमारे अंदर की ये जो गलत चीज़ें हैं ये हटेंगी। अब है समाज में ऐसी दीवारें क्या हैं, देखिए क्या है। हाँ, समाज में भी दीवारें हैं, जैसे जाति धर्म की दीवारें। लोग जाति या धर्म के आधार पर एक दूसरे से अलगाव रखते हैं। लिंग भेद लड़का लड़की को लेकर होता है, असमान व्यवहार होता है। आर्थिक असमानता, कोई गरीब है कोई अमीर है, इसको लेकर समानता होती है। अब ये दीवारें कैसे गिराई जा सकती हैं, देखिए जागरूकता फैलाओ। सबसे पहले सबको अवेयर करो। कैसे? स्कूल में नाटक या भाषण के जरिए जाति धर्म में एकता लाओ। ठीक है, लोगों को बताओ कि अलग अलग जाति धर्म हम मान अलग सकते हैं, लेकिन इसके बेसिस पे हम एक दूसरे से भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। फिर है समान व्यवहार, सभी को बराबर मौके देना, जैसे खेल या प्रोजेक्ट में सबको शामिल करना। सहायता करना, गरीब बच्चों को पढ़ाने या उनके लिए किताबें दान करने जैसे काम करना। सामुदायिक आयोजन, मोहल्ले में सभी को मिलाने वाले कार्यक्रम, जैसे सांस्कृतिक मेला आयोजित करना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, सब मिलेंगे जुलेंगे तो जब आपसी जो भेदभाव हैं वो धीरे धीरे मिट जाते हैं। चलिए अब आते हैं संख्यातीत संघ। यहाँ पर क्या दिया गया है, संख्यातीत संघ से दीवारें उठाता। शंख का अर्थ होता है 100 पद्म की संख्या। ठीक है, नीचे भारतीय संख्या प्रणाली एक तालिका के रूप में दी गई है। तो भारतीय संख्या प्रणाली देखिए इस तरीके से दी गई है। एक इकाई, एक संख्या, गणित 10 जीरो। ठीक है, तो दहाई, सैकड़ा, सहस्त्र यानी कि 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसमें हम लोग ये वाली संख्या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये गणितीय संख्या हम लोग की ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, हम लोग ये संख्या आजकल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब उसी आगे देखिए यहाँ पर दिया है 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख और महाशंख। ठीक है ना, तो ये भारतीय संख्या है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके ऊपर आपके साथ प्रश्न आएंगे। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजिए। क्या है, जिस संख्या में 15 शून्य होते हैं उसे क्या कहते हैं। अब देखिए इसमें हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए 10 के आगे 15 शून्य आप दिख रहे हैं ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या कहलाती है, तालिका के अनुसार 15 शून्य वाली संख्या पद्म कहलाती है, यानी कि 10 और पद्म 15 शून्य। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं महाशंख में कितने शून्य होते हैं, एकदम आखिरी वाली संख्या थी, तो उसमें क्या दिया गया है, तालिका के अनुसार महाशंख में 19, जिसमें 19 शून्य होते हैं। ठीक है, 1 लाख में कितने हजार होते हैं, तो 1 लाख में 100,000 यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाई 1000 होते हैं। तो ये क्या बनता है, 1 लाख। उपर्युक्त तालिका के अनुसार सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या कहलाती है, इकाई कहलाती है 1, और सबसे बड़ी संख्या कहलाती है महाशंख यानी कि 10 में 19 जीरो। चलिए 10 करोड़ और 1 अरब को जोड़ने पर कौन सी संख्या बनेगी। अब ध्यान दीजिए, 10 करोड़ और 1 अरब को जब आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर है ये 10 करोड़ और यह है 1 अरब, यानी कि 10 में 8 जीरो, ये 10 में 9 जीरो, जोड़ने पर आपका क्या बनता है, 11 अरब। कितना बनता है, 11 अरब। चलिए समावेशन और समानता, जैसे पृथ्वी अनगिनत नक्षत्रों में एक छोटा सा ग्रह है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह विशेष आवश्यकता वाला हो या ना हो, समाज का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, हर एक व्यक्ति भाग होता है, वो ना हो तो समाज का बैलेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिगड़ता है। एक समूह चर्चा आयोजन करें जिसमें सभी मानवों के लिए समान अवसरों की आवश्यकता पर बल दिया गया जाए, भले ही उनका जेंडर, आय, मत, विश्वास, शारीरिक रूप, रंग या आकार, प्रकार आदि कैसा भी हो। ठीक है, तो अब आपको वो आयोजित करना है। अब उत्तर समूह चर्चा कैसे होगी, देखिए सभी मानवों के लिए समान अवसर। चर्चा का विषय, प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका जेंडर, आयु, मत, विश्वास, शारीरिक रूप, रंग या आकार कुछ भी हो, समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें समान अवसरों की आवश्यकता पर बल देना चाहिए।
जैसे अब चर्चा का बिंदु क्या होगा, समानता का महत्व। हर व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार और सम्मान का समान अवसर मिलना चाहिए, यानी कि सबको, चाहे वो किसी भी उसका हो, सबको कोई अगर ऑप्शन है, कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो उसको समान ले। वो उदाहरण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल में विशेष शिक्षक या सुविधाएं मिले। ठीक है, भेदभाव खत्म करना है। जेंडर यानी कि लड़का लड़की, रंग गोरा काला या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कार्यस्थल पर सभी को समान वेतन मिले। ठीक है, ये नहीं है कि भाई आप लड़का हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा, लड़की हैं तो कम मिलेगा, आप उस धर्म के हो तो ज़्यादा मिलेगा, दूसरे धर्म के हैं तो आपको कम मिलेगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। शारीरिक विविधता का समानता, शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को रैंप, लिफ्ट जैसी सुविधाएं देना, उदाहरण बसों में विशेष सीटें मिलना। ठीक है, जागरूकता और शिक्षा, बच्चों, स्कूलों में बच्चों को समावेशन सिखाना, जैसे सभी धर्मों के त्योहारों को एक साथ मनाना बताया जाएगा। सामाजिक एकता, सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करना, जैसे खेल कूद और सांस्कृतिक उत्सव जहां सभी शामिल हों। ठीक, निष्कर्ष, समान अवसरों से समाज में एकता बढ़ेगी और हर व्यक्ति अपनी क्षमता दिखा सकेगा, यानी जिसके अंदर जितनी कैपेसिटी है वो उसको बाहर लेकर आएगा। ये कविता की तरह दीवारें तोड़ने और विशाल दृष्टिकोण अपनाने का संदेश देता है। ठीक, अब आते हैं आज की पहेली। क्या पता लगाइए कौन सा अंतरिक्ष यान कौन से ग्रह पे जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। सही मार्ग इस प्रकार है, पहला अंतरिक्ष यान नीले ग्रह की पृथ्वी पर जाएगा। ओके, ठीक है, दूसरा जाएगा लाल में, तीसरा जाएगा हरे रंग में, लेकिन यहाँ तो 4 यान दिए गए हैं, देखिए जरा तो। ओके, तो चलिए लगाते हैं पता। कैसे पता लगाएंगे, जैसे ये पहला है तो हम यहाँ से शुरू करते हैं इसको, ये ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया। चलो खेल लेते हैं, आपको भी खेलना अच्छा लगता है तो हमें भी कभी कभी अच्छा लगता है। कोशिश कर रहे हैं, पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं ये देखना है, और हाँ आप लोग भी पहुँचने की कोशिश करना। ठीक है, आई थिंक ये है क्या। ओके, चलो कोशिश करते हैं। आप लोग भी अपनी बुक में ज़रूर ये चीज़ बनाना। ठीक है, हम तो वापस पहुंच गए अंतरिक्ष यान में। ठीक है, चलिए, तो यानी कि हमने कहीं गड़बड़ी करी है। ओके, तो यहाँ से लगा लेते हैं, उल्टा चलते हैं। ठीक है, अरे पहुंच गए। ठीक है, हम लोग पहुंच गए, पहला वाला यहाँ पहले पे ही पहुंच गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाल वाला इन्होंने कहाँ बताया था, मंगल पर जाएगा। दूसरा अंतरिक्ष यान लाल मंगल पे जाएगा, तो देखते हैं। चलिए, एक से ऐसे करके ये कहाँ से आ गया, ये ऐसे जाएगा क्या। आई थिंक चलो 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 चलो, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को भी। नहीं, ऐसे आई डोंट थिंक सो। आप लोग ज़रूर इसको इत्मीनान से खेलने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और पता लगा के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइए अब पढ़ते हैं प्रसिद्ध गीत होंगे कामयाब। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये किसने लिखा है? गिरजा कुमार माथुर जी ने। देखिए आवाज़ अच्छी नहीं है, ज़्यादा मैं गाती बिल्कुल नहीं हूँ, लय वगैरह कुछ नहीं पता है ज़्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी साझी समझ। गिरजा कुमार माथुर की अन्य रचनाएं पुस्तकालय या इंटरनेट पर खोज कर पढ़िए और कक्षा में साझा कीजिए। तो गिरजा कुमार माथुर जी काफ़ी अच्छा लिखते हैं, कोशिश करिएगा कि उनकी किताबों को आप ज़रूर पढ़ें। गिरजा कुमार माथुर के एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे जिन्होंने कविताओं, नाटकों, निबंधों और अनुवादों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनकी रचनाओं को पुस्तकालय और इंटरनेट पर खोज कर पढ़ा जा सकता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं। कौन कौन सी? देखिए, मंजीर 1941 की है, उनकी पहली कविता संग्रह जिसमें शुरुआती रचनाएं शामिल हैं। नाश और निर्माण, धूप के धान, शैल पंख चमकीले, जो बंध न सका, साक्षी रहे वर्तमान, भीतर नदी की यात्रा, मैं वक्त के सामने हूँ, यह संग्रह उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1991 से सम्मानित किया गया था। छाया, मत छूना मन, ठीक है। नाटक हैं जन्म कैद, और अन्य रचनाएं हैं नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं। उन्होंने अंग्रेजी गीत वी शैल ओवरकम का हिंदी में अनुवाद हम होंगे कामयाब के रूप में किया, जो दूरदर्शन पर प्रसिद्ध हुआ। तो आप लोगों के यहाँ बहुत सारे वी शैल ओवरकम्स जो है इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, और उसे उन्होंने हिंदी में जो अभी हमने पढ़ी वो करी थी। उनकी आत्मकथा मुझे और अभी कहना है उनकी जीवन यात्रा का वर्णन है। इन रचनाओं को पढ़ने के लिए आप स्थानीय पुस्तकालयों में हिंदी साहित्य की खंडों की जांच कर सकते हैं या इंटरनेट पर निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग भी कर सकते हैं। तो आपको जो है लिंक दिए गए हैं। डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से आप कर सकते हैं, अचीव, यहाँ पर achieve.org पर मैं वक्त सामने हूँ और गगन चल जैसे कार्य उपलब्ध हैं। फिर है रेखात्या और काव्यालय पर उनकी कविताएं और जीवनी पढ़ी जा सकती है। शोध गंगा पर उनके काव्य और शिल्प पर शोध पत्र उपलब्ध है। तो ये सारी आपको साइट्स दे दी गई हैं जिनके थ्रू आप देख सकते हो। कक्षा में साझा करने के लिए सुझाव, अपनी पसंद की एक कविता जैसे आज हैं केसर रंग रंगे वन को पढ़कर सुनाएं और अर्थ समझाएं। अपने मन की कोई भी कविता जो उनकी अच्छी लगे आप उन्हें वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है उनकी रचनाओं में मानवता, प्रकृति और आधुनिकता के तत्वों पर चर्चा करें। फिर है हम होंगे कामयाब गीत के संदेश को कक्षा में गाकर या समझाकर प्रस्तुत करें। ठीक, इन रचनाओं से हम गिरजा कुमार माथुर के साहित्यिक योगदान और उनके विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास चैप्टर नंबर 9 के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे वो हमने आपको बताए। अलग अलग तरह की गतिविधि थी। हाँ, पहले हमने सॉल्व करने की कोशिश करी, हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन हाँ इत्मीनान से हम बुक में इसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। और आप भी कोशिश करना और मुझे ज़रूर बताना कि कौन सा जहाज़ कौन से प्लेनेट पे पहुंचा। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे अपने इसी चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ में अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।